नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हाथरस कांड में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और कार्रवाई को लेकर कई टीमें गठित हो गई हैं और सब जांच के सहारे बैठ से गए हैं। और पुलिस भी छापेमारी करके ये दिखा रही है कि साहब, हम लोग तो छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन बाबा है कि अंतर ध्यान हो गए। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे 80,000 से ज्यादा लोग बाबा नारायण साकार हरि के प्रवचन में पहुंच गए और इसको लेकर किसी को भनक ना लगे, ये सवाल बहुत ही अचरज में डालने वाला है। सवाल यह है कि यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस कहां थी। सवाल यह है कि क्या सत्संग को लेकर पुलिस प्रशासन के पास जानकारी नहीं थी। सवाल तो उठना लाजमी है क्योंकि 123 लोगों की मौत हुई है और अभी तक इस घटना को लेकर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। हां, पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर बाबा के प्रमुख सेवादार देव प्रकाश मधुकर के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से मुख्य अपराधी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। यह कार्रवाई उतनी ही है जैसे धूल में लाठी मारकर गुब्बार बनाना। पुलिस ने बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं डाला है, लेकिन पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार उसके आश्रम पर छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन हाथरस कांड को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सपा इस घटना को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार है कौन? प्रशासन या आयोजक या खुद पुलिस प्रशासन? सवाल अभी कई हैं जिनके जवाब जरूरी है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक है उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और उनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी।
तो देखिए, सवाल कई सारे हैं और उनके जवाब तलाशे जाने भी जरूरी हैं। जिस तरीके से हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिस तरीके के हालात पैदा हुए, करीब 125 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। परिजन आज पूछ रहे हैं कि आखिर कहां खामी रह गई और उनकी गलती क्या थी। सवाल उस बाबा से भी जिसने इस सत्संग में हिस्सा लिया और प्रवचन दिए, सवाल उन आयोजकों से भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सवाल उन प्रशासन से भी जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी। जानकारी के मुताबिक 80,000 लोगों को लेकर के अनुमति ली गई थी कि 80,000 लोग इसमें आएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 2.5 लाख लोग आ गए। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले परिचय करवा दूं, महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के। महेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी चिदम्बरम नंद सरस्वती जी, धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश कुमार मिश्रा जी, पूर्व IPS अधिकारी हैं। महेश कुमार मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। शुरुआत भी सर मैं आप ही से करना चाहूंगा। ऐसे कार्यक्रम आपने भी कई देखे होंगे, कहां खामी आपको लग रही है कि कहां कमी रह गई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? सर ऑडियो शायद आपका म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी बोलिए। तो ये एक स्थिति ये होती कि बाबा के आश्रम के परिसर के अंदर ये सत्संग होता या समागम हो रहा होता, और एक स्थिति ये थी कि ये एक पब्लिक प्लेस पर हो रहा था। पब्लिक प्लेस इन द सेंस कि वो वहां पर उन्होंने जो आयोजक थे उन्होंने जो भूमि थी उसको तैयार किया और उस पर आयोजन उन्होंने उसको किया, उनके समागम को, और इसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी 80,000 लोगों की। 80,000 लोगों की परमिशन का मतलब ये है कि ये संख्या इतनी बड़ी थी कि जब परमिशन के लिए वो गए होंगे, जब जो परमिशन देने वाले हैं और उनको ये लगा हुआ 80,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, उनको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़े पुलिस बल की, एक बहुत बड़े चिकित्सा बल की, एक बहुत बड़े वहां के स्थानीय नगर पालिका या नगर जो भी है उसकी सहायता, PWD की सहायता, क्योंकि बिजली भी है वहां पर, फायर ब्रिगेड की सहायता, क्योंकि एक टेंट है, एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है टेंट का। वो तो मौसम अलग था लेकिन आग भी लग सकती, गर्मी का सीजन था, तो यहाँ पर कई एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट था, होना चाहिए था 80,000 संख्या को देखते हुए। सर खबर कुछ ऐसी आई कि जो परमिशन ली गई 80,000 की, लोग करीब 2.5 लाख आ गए। अगर 80,000 लोगों की परमिशन ली गई है, उसी हिसाब से चले तो तैनाती की गई थी 40 पुलिस वालों को, ये खबर आ रही है। लगता है कि 40 लोग सफिशिएंट थे। मैं वहीं पर आ रहा हूं जहां आप सवाल पूछ रहे हैं। मेरा कहना यह था कि पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होनी चाहिए थी, इसमें आयोजक और ये सब सारी एजेंसी शामिल होनी चाहिए थी, और इसका खर्चा वहन करती आयोजक समिति, इसका खर्चा पूरा का पूरा आयोजक समिति को वहन करना चाहिए था, और जो कि उनसे खर्चा नहीं लिया गया और उनके परमिशन दे दी गई, और ये भी नहीं देखा गया मौके पर जाके कि भाई ये देखे जाकर कि कितनी भूमि है, क्योंकि जब 80,000 आदमी आएगा तो अपने वाहन से भी आएगा, बसेस के द्वारा भी आएगा, सरकारी बसेस द्वारा जो भी है, जो भी वाहन मिलेगा उससे आएगा वो 80,000 आदमी। तो 80,000 आदमी का मतलब ये कम से कम 300-400 बसें आएंगी, 300-400 गाड़ियां आएंगी, जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स होंगे उनको एक खड़ा करने के लिए लंबे चौड़े जगह की आवश्यकता थी, यहाँ पार्किंग हो सके, अलग से पार्किंग हो सके, और फिर वहां से जो कि मैंने घटना सब देखा है, जो टीवी पर आप दिखा रहे हैं, तो वहां पर बसें गाड़ियां वहीं उसी सभा स्थल के चारों तरफ खड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब यह था कि वो स्थल पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था, उसका प्रॉपर निरीक्षण नहीं किया गया था, और उसके आने जाने के रास्ते कौन से होंगे। 80,000 आदमियों की भीड़ का मतलब यह है कि क्राउड कंट्रोल के लिए यदि कोई भी आकस्मिक मतलब आपदा हो सकती, कोई भी आकस्मिक, ऐसा नहीं ये तो चलिए भगदड़ मच गई, मैं कहता हूं कि कोई आगे लग जाती, या मैं कहता हूं कि कोई स्ट्रक्चर गिर जाता,
तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होना बहुत जरूरी था और तब वो उनको परमिशन देनी चाहिए थी कि अब आप गए, और इसका सारा का सारा खर्चा इस आयोग समिति को उठाना चाहिए था। क्योंकि जब कभी भी, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो आपने मेले देखे होंगे नगर निगम के द्वारा आयोजित, तो जो पुराने मेले होते हैं, घाटों पर स्नान होते हैं और मेले आयोजित किए जाते हैं नगर पालिका नगर निगम के द्वारा, जैसे अलीगढ़ की नुमाइश हो, बेरठ की नौचंदी हो, तो वहां पर पुलिस व्यवस्था को तो उनको करना ही है, क्योंकि वो एक शासकीय व्यवस्था, शासकीय एक वो है, वहां पर शासन उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो वहां तो व्यवस्था ठीक है। लेकिन जब ये प्राइवेट है, ये एक व्यक्ति विशेष और उनके एक समूह के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और एक उनको कथावाचक को या प्रवचनकर्ता को बुलाया गया है, तो ये एक अलग इसके नेचर है। तो यहाँ पर सारा का सारा खर्चा वहन उस आयोजक समिति को होना चाहिए था और इसे प्रॉपर फोर्स लगाना चाहिए था। और ऐसे कार्यक्रम जब प्रॉपर फोर्स लगता है तो उसका पैसा उस पार्टी को देना होता है। ये पुलिस रेगुलेशन और पुलिस जो हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस मैनुअल उसमें लिखा हुआ है। अब महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश वर्मा जी, सुना होगा आपने महेश जी को ही, चूक तो रह गई, प्रशासनिक स्तर पे भी चूक हुई है, आयोजकों के स्तर पर भी चूक हुई है, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। कहने को गिरफ्तारियां 6 हुई हैं, बाबा का नाम अभी तक FIR में जुड़ा नहीं है। देखिए अभिषेक जी, इसमें जितनी भी बातें और जितनी भी मुंह से सुनी जा रही है और जिस प्रकार की रिएक्शन आ रहा है और जिस प्रकार से शासन के द्वारा एक्शन इसमें लिया गया है और चीफ मिनिस्टर जोगी ने जिस प्रकार के एक आश्वासन या जिस प्रकार से इसमें अपने संकल्प को दोहराया है, उसके बाद इसमें कोई भी इफ और बट की गुंजाइश मुझे लग रहा है कि सरकार के पार्ट पे या सरकार के माध्यम से कोई भी कार्रवाई जो किया जाना था उसमें कहीं अगर चूक दिखाई दे रही हो, कहीं उसमें आपको लग रहा है कि हाँ शासन जो है वो सक्रिय नहीं हुआ या शासन के पार्ट पे कोई जो है किसी को बख्शने की बात जो है चीफ मिनिस्टर ने ना कही हो, तो जो भी इसमें चूक है, जो या विपक्ष हमारे ऊपर कितना भी आरोप लगा ले, 100, 121, 122 जाने गई हैं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और जिस घर के बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, जिनके घर उजड़े हैं, जिनके परिवार उजड़े हैं, उस कष्ट को जो है इन सब बातों से कम नहीं किया जा सकता है, आरोप के जरिए कम नहीं किया जा सकता है, किसी के ऊपर उंगली उठा के कम नहीं किया जा सकता है। उसको जिस तरह से कमतर किया जा सकता है, उस जख्म पे जितने मरहम लगाए जा सकते हैं, सरकार अगर उसमें कहीं पीछे हटी है, उसमें कोई चूक कर रही है, कहीं उसमें किसी तरह से कोई कोताही बरत रही है, हुआ कैसे हुआ, किसकी लापरवाही है, SDM की लापरवाही है, DM की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, आयोजक की लापरवाही है, जो बाबा बोल रहा था उसकी लापरवाही है। जैसे ये महेश मिश्रा जी जो बता रहे थे आपको कि मेला लगता है या वो नगरपालिका का लगता हो या नौचंदी का मेला लगता हो या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर हो या कोई ट्रस्ट लगाता हो, सबके परमिशन होते हैं, सब में भीड़ आती है, लेकिन भीड़ आने का मतलब ये नहीं है कि वो मौत के मुंह में समा जाए। नहीं तो वही तो है कि चूक अगर देखें 40 पुलिस वाले लगा दिए गए, अब 40 पुलिस वाले 80,000 को कैसे संभालेंगे? 80,000 जो 80,000 है वो तो एक आंकड़ा था कि हाँ उतने लोग आएंगे, आ गए 2.5 लाख लोग, तो जब संख्या बढ़ रही थी तब तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए था प्रशासन को। स्वाभाविक, सुनिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि 80,000 की भीड़, पहली बार कोई ऐसा नहीं हुआ कि 80,000 की जगह 2.5 लाख भीड़ आ गई, पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि 80,000 पे 40 लोगों का डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की हुई है या किसी और शासन प्रशासन की हुई होगी। सवाल ये है कि ये जो चूक हुई, उस चूक के ऊपर के जो उस चूक को तो हम एनालिसिस करेंगे, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो आदेश है, जो एक्शन में जिस तरह से शासन प्रशासन आया है, उसमें जो कार्रवाई हुई है, क्या वो मुफीद है या नहीं, वो पर्याप्त है या नहीं, ठीक है, वो लोगों को एक्सग्रेशिया जो दिया गया, जो उन लोगों को तत्काल चिकित्सा मुहैया कराना चाहिए था, इस तरह से हॉस्पिटल्स
में जो है जब लोग गए तो उनको कुछ उस तरह से मिला कि नहीं मिला, वहां कोई चूक हुई है क्या? नहीं सर, सारी जब चीजें लोग हैं दुनिया कि को जिसको अलविदा अगर कह एक जाते बार हैं एनालिसिस करके तब फिर वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति होती है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से महेश जी। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका। कपीश जी, हाथरस हादसे को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, बहुत सीधी बात है, घटना बेहद दुखद और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण प्रशासन की भारी चूक। शासन और प्रशासन सोया रहा, कोई नहीं, घटना के बाद भी सोया रहा। और मैं एक बात कह सकता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपने परमिशन दी थी तो उस परमिशन के बाद अगर प्रशासन ने आकलन सही नहीं किया, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपके काम नहीं किया, पुलिस जो गुप्तचर एजेंसी होती है, सीबीसीआईडी, ईआईडी, ये अगर आपकी काम नहीं कर रही तो फिर कर क्या रहा है? और हर का एक मंत्री, मैं तो सीधी बात ये पूछ रहा हूं कि सीधे सीधे शासन और प्रशासन जिम्मेदार ना होते तो इतने लोग कैसे एक जगह इकट्ठा होते? आपसे परमिशन इसके हजार के लिए आपने ये परमिशन कैसे क्यों नहीं की? अगर आयोजक के पास उपयुक्त भूमि नहीं थी, उपयुक्त सुविधाएं नहीं थी। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होती है। इतने हल्के में ले लिया आपने कि 2.5 लाख लोग 40 पुलिस वालों के हवाले कर दिया, और ना आपने पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करी, ना आपने चमन का कोई आपने वहां बुला करके रखा था, और वाहन नहीं थी उसकी, आपके पास एम्बुलेंसेज नहीं थे, आपके पास उस जगह पे सिर्फ एक डॉक्टर वहां पे काम कर रहा था जहां आप हॉस्पिटल है। आपको लोगों को मूलभूत सुविधा पहुंचाते पहुंचाते वो इंतकाल पर बढ़ गए। जब हादसा होता है तो हर समय नहीं होता है, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल सीएचसी कायदे से वर्क कर रहे होते, डॉक्टरों की संख्या ठीक ठाक होती, तो इतनी बड़ी जो चीजें घटना घटी है ये छोटे में हो जाती। लेकिन हकीकत ये है कि प्रशासन सो रहा था, शासन सो रहा था। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मूल रूप से यह जिम्मेदार है, क्योंकि आयोजक ने इसे परमिशन लिया और इन्होंने उसके आयोजन को सब चेक किया, उसके बाद इन्होंने परमिशन दिया। उसके बाद अगर फेल्योर हो रहा है तो वो प्रशासन का फेल्योर माना जाएगा। बिल्कुल, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़े लेवल पे है। दूसरी बात मैं कह दूं कि मुआवजे से किसी का घर नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। आप मुआवजा जो चाहो सो दे लो, लेकिन वो जो जिंदगियां जिस परिवार की चली गई, पैसे व्यक्ति को नहीं ला सकता, पैसे व्यक्ति को नहीं ला सकता। आप ये कह रहे हैं कि सीधा का सीधा इसमें एफआईआर में डीएम एसपी नेम्ड होने चाहिए थे, ये नेम्ड क्यों नहीं? बाबा को आप नेम्ड खोज रहे हैं। तब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की रैली, मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही हो, सभा हो रही हो, किसी तरह की अगर कोई भगदड़ हो गई हो, कोई मर गया, तो प्रधानमंत्री जी को आप मुख्य अभियुक्त बना देंगे क्या? या मुख्यमंत्री जी को बना देंगे, या किसी भी, मतलब बाबा का नाम नहीं होना चाहिए? नहीं कपीश जी, मतलब बाबा का नाम नहीं होना चाहिए? नहीं, मुख्य अभियुक्त नहीं होना चाहिए, मुख्य अभियुक्त जिलाधिकारी होना चाहिए, मुख्य अभियुक्त जिलाधिकारी। बाबा को क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, वो तो टीम इन्वेस्टिगेट करने वाली, हम तो कह रहे हैं कि कभी प्रधानमंत्री जी की तो अच्छा नहीं, ये पहली बार मैं आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मुंह से सुन रहा हूँ कि बाबा का नाम नहीं, बाबा का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, बीने एडवोकेट कह रहा हूँ। अच्छा, एक अधिवक्ता होने के नाते आपको कह सकता हूँ। हाँ। आप उनके आईसीसी का, आप जो न्याय संहिता उनका कौन सा धारा लगा लेंगे, मुझे आप बता दीजिए। क्या था उस बाबा के शब्द थे, मेरे चरण रज ले जाओ, समस्या दूर हो जाएगी। वो चरण रज लेने के चक्कर में लोग पीछे दौड़े हैं। अरे भाई महाराज, तो फिर गिरिंदर सरकार को क्यों छोड़े हुए? ऐसे तो तमाम बाबा है, क्यों छोड़े हुए? नहीं तो जहां पे हादसा हुआ है उस बाबे पे आइए ना,
जहां हादसा हुआ है उस बाबा पे आइए, इस बाबा से सहानुभूति क्यों? कोरोना काल में भी इस बाबा के ऐसे कारनामे आ चुके हैं सामने। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूँ, ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो इस देश के अंदर 200 बाबा हैं जिनके पीछे। अरे तो सब बाबा को पकड़ के डालिए ना जेल में, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या दिक्कत है? नहीं तो बचाव में तो आप उतरे सर, बचाव में तो आप उतरे। मैंने FIR में नाम होने में क्या दिक्कत है? पकड़िए, पूछताछ कीजिए। अरे भाई सुनिए अभिषेक भाई, मैंने कहा कि मुख्य अभियुक्त इसमें जिलाधिकारी और SP को होना चाहिए। मैंने ये सही कहा सर, अपराधी आप अभियुक्त ना बनाए। सही कहा। ठीक है महेश जी, जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं चिदम्बरानंद जी के पास जाता हूँ जल्दी से। जिलाधिकारी होना चाहिए। ठीक है सर, महेश जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। महेश वर्मा जी जल्दी से। हेलो जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। जैसे राम गोपाल जी अभी टीवी पे आप राम गोपाल जी के भाषण अभी उनके स्टेटमेंट सुना रहे थे, और राम गोपाल जी, अखिलेश जी, किसी ने भी वो बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहे? आखिर में आप बाबा के सारी बातें बता रहे कि बाबा की इस तरह के अनाउंसमेंट के बाद इस तरह की भगदड़ मची, कारण क्या है? क्योंकि वो अखिलेश जी का बहुत ही विश्वस्त है। इसी प्रकार से आप याद करिए वृंदावन में जब SP को गोली से उड़ा दिया था, जिसमें शिवपाल जी का नाम आया था, जिसमें हजारों एकड़ एक बाबा जो है तो कब्जा करके बैठा हुआ था। महेश जी मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है सर, ऐसे नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं। चलिए जरा मैं रोकूं। देखिए हाथरस के हादसे को लेकर के बहुत दुख है, लेकिन एक तस्वीर आ रही है मुंबई से, जरा वो तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, इस तस्वीर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच गई है। लाखों की तादाद में टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, जय शाह सबसे पहले आगे निकले हैं मुंबई एयरपोर्ट से। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, विश्व विजेता टीम इंडिया पहुंच गई है मुंबई। ये देखिए, टीम इंडिया के कप्तान मुंबई का राजा रोहित शर्मा। ये देखिए, टीम इंडिया मुंबई पहुंची है और उसके बाद आप इस शोर को सुनिए। देखिए, राहुल द्रविड़ बिल्कुल आपको चक दे इंडिया के कबीर खान की भूमिका में आपको नजर आएंगे। राहुल द्रविड़, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि टीम इंडिया कब दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी। मोहम्मद सिराज को आप देखिए, ये देखिए कप के साथ हार्दिक पांड्या। इसी कप का तो इंतजार था, एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और टीम इंडिया इस समय मुंबई पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए, इनकी एक झलक पाने के लिए ये मरीन ड्राइव पर किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये नजारा आपने शायद आज से पहले देखा हो या ना देखा हो, लेकिन 2007 की एक धुंधली सी तस्वीर जरूर याद है कि 2007 में जब टीम इंडिया विश्व कप जीत कर आई थी तो कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा था। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मुंबई से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर टीम इंडिया मुंबई पहुंच गई है। ये देखिए, एक एक करके खिलाड़ी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। एक भव्य विक्ट्री परेड और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में इन खिलाड़ियों का सम्मान। ये सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, खिलाड़ी एक एक करके बाहर आते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। राहुल द्रविड़, और इनका इंतजार पूरी मुंबई जो है वो दिल खोल कर रही है। इनके स्वागत के लिए पलक पावड़े आज सुबह से ही मुंबई वासी बिछाए हुए हैं,
क्योंकि आज सुबह सुबह भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो दिल्ली पहुंची थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद ये नजारा अपने आप में अद्भुत है। अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है ये नजारा, और इस नजारे को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। तो टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में इस समय लोग मरीन ड्राइव पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक भव्य विक्ट्री परेड यहां से निकलेगी और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का सम्मान किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम जिसने पूरे देश को गर्व का ये पल दिया है। 29 जून को टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बारबाडोस में T20 विश्व कप के फाइनल में 7 रनों से शिकस्त दी। ये देखिए टीम इंडिया एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उस समय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे आगे कप्तान रोहित शर्मा, हालांकि अब इन्होंने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके पीछे आप देखें यजुवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। तो देखिए ये नजारा मुंबई का है। 29 जून 2024 जिस दिन ये जीत टीम इंडिया ने हासिल की थी, उस दिन तो पूरा देश सो नहीं पाया था, और आज कम से कम ऐसा लग रहा है कि मुंबई आज सोने वाली नहीं है, क्योंकि अपने खिलाड़ियों का जिस तरीके से वेलकम होना चाहिए उसी अंदाज में आज वेलकम करने के लिए मुंबई वासी इस समय सड़कों पर हैं। तो चैंपियंस का वेलकम शानदार अंदाज में किया जा रहा है। ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया, जोरदार तरीके से वेलकम किया गया है टीम इंडिया का, और 140 करोड़ देशवासी जिस पल का इंतजार कर रहे थे, विक्ट्री परेड का इंतजार हो रहा था, वो विक्ट्री परेड भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। मुंबई पहुंची टीम इंडिया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये देखिए जब फ्लाइट लैंड की थी उस समय की ये तस्वीरें हैं। क्या नज़ारा है, आप इन तस्वीरों को देखिए, और पूरी दुनिया आज देख रही है कि क्रिकेट में किस तरीके से टीम इंडिया ने अपना झंडा बुलंद किया है, अपना तिरंगा बुलंद किया है। ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की, और पहली जो तस्वीर है वो एयरपोर्ट की है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहां टीम इंडिया पहुंची, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा। रोहित शर्मा की लीडरशिप में टीम इंडिया ने ये T20 विश्व कप अपने नाम किया है। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुंबई में टीम इंडिया का जबरदस्त तरीके से स्वागत
किया जा रहा है। अब चर्चा की ओर वापस रुख करते हैं। स्वामी चिदंबरानंद जी आपके पास आते हैं। समझना ये चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके का प्रवचन होता है और कई बार ये खबरें आई हैं कि भगदड़ मची है और उसके बाद बाबा गायब हो जाते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इससे लेकर के क्या है? अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि जो लोग वहां पर मारे गए उनका दुख मनाऊं या फिर ये जो यहाँ पर अभी टीम इंडिया आई उसका स्वागत हो रहा है उसकी खुशी मनाऊं। आपने दोनों प्रोग्रामों को ऐसे मिक्सअप कर दिया कि मैं क्लियर नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है, शायद मुझे लगता है आवाज डबल आ रही है। नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, मुझे मेरे कानों में सुनाई चलिए उसे रही है या तो इको को मैं ठीक करवाता हूं। हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि आप उस आयोजन आप मत दीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर रखा हो और जो व्यक्ति सनातन धर्म से संबंधित कोई बात न कहता हो, जिसने वेद शास्त्रों की बात नहीं कही हो, ऐसे व्यक्ति को आप आयोजन को सत्संग का नाम देकर के आप सनातन धर्म को ही दूषित कर रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि भीड़ होने से ही कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होती। 80,000 की जगह पर अगर 2 लाख आ गए तो कोई अव्यवस्था हो जाएगी। आज क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए लाखों लोग वहां मरीन ड्राइव पर इकट्ठे हो गए, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी अव्यवस्था तो नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति वहां खड़े होकर के ये कहे कि अभी तुम आ जाओ, हम तुमको ये वर्ल्ड कप छूने देंगे, तो फिर मारामारी होने लगेगी। बिल्कुल। ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति ने लोगों को ये भ्रम फैलाया कि मेरी चरण रज लेने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उसकी चरण रज लेने के लिए लोग टूट पड़े और उसकी वजह से इतनी मारामारी हो गई। पूरा का पूरा दोष ऐसे पाखंडियों के ऊपर जाना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए और ऐसे राजनेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे पाखंडियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और ऐसे 100-200 जो महात्माओं का नाम लिया है, ये देश की पहचान ही ऋषियों से है। बिल्कुल। इस देश की पहचान ही कृषि से है। बिल्कुल। यहां संत महात्माओं के द्वारा कभी किसी की हानि हुई नहीं है, लेकिन ऐसे धूर्त राजनेताओं के कारण, ऐसे पाखंडियों को जो बढ़ावा मिलता है, उसी के कारण सनातन धर्म सदैव बदनाम रहा है। इसलिए ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो मनमाने ढंग से, न तो उसका वेश साधु की तरह है, न उसका रहन सहन साधु की तरह है, न उनका प्रवचन संत की तरह है, न शास्त्र की बात है, न शास्त्र की बात है। फिर से आप लोगों की भ्रम फैला रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मेरी शरण में आ जाओगे तो तुमको तुम्हारी मृत्यु छू भी नहीं सकती तुमको। और उसी की सभा में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ऐसे पाखंडियों का समर्थन कोई कैसे कर सकता है? लेकिन थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से वोटों के लाभ के लिए हम ऐसे लोगों के पिछलग्गू बन जाते हैं। ऐसे लोगों को देख करके हमको शर्म आती है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई, जिनके विरुद्ध बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, कोरोना काल में आप ही ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने 50 लोगों की अनुमति दी गई, लेकिन 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन तो एक चीज और मैं चिदंबरानंद जी आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अब इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों के कंधों पर भी आती है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से अगर आप लोगों को बताने जाएंगे, चाहे आप वेद के बारे में बताने जाए, पुराण के बारे में बताने जाए, भागवत गीता के बारे में बताएं, रामायण के बारे में बताएं, 10 लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन ऐसे हरी चटनी खिलाने वाले, लाल चटनी खिलाने वाले लाखों पैदा हो जाते हैं, उनको सुनने के लिए 2 लाख 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण मैं बताऊं आपको, क्योंकि उसको लोगों को, ऐसे लोगों को धन आवंटित करके प्रचार प्रसार करने के लिए कौन मदद करता है? यह देखा जाना चाहिए कि हिंदू समाज को कमजोर करने का काम कौन कर रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो
हिंदुओं की कमजोरी से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वे ही लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हरी चटनी, लाल चटनी, फलाना ढिमका जैसे चमत्कारों के नाम पर हिंदू समाज को भ्रमित करने वाले लोग, हिंदू समाज को तोड़ने वाले लोग, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो पूजा पद्धति के नाम पर हो, चाहे वो अंधविश्वास के नाम पर हो, ये जैसे इस पर जितने भी कार्रवाई की जरूरत तो बिल्कुल है। ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास स्वामी जी। किसी न किसी यंत्र के तहत इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, आचार्य शिवयोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवयोगी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आचार्य जी, आपसे भी यही चीज समझना चाहेंगे, किया क्या जाए? जो सनातन को सही से जानता नहीं, उसको सुनने के लिए 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। जो ये कह देता है कि मेरी चरण रज ले लो, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, और उसके बाद 123 लोग काल की गाल में समा जाते हैं। वस्तुतः सनातन धर्म का शोषण ही सब जगह हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया है और सनातन धर्म के आड़ में पाखंड का प्रचार अत्यंत अधिक हो गया है। और ऐसे लोग बाबागिरी के नाम पर आतंक मचा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने बहुत सी घटनाएं देखी है और उसके पीछे एक गैंग काम करता है। इसमें किसी के लिए धर्म का प्रचार नहीं होता है, इनके पास अकूत धन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको धन की व्यवस्था मिल जाती है। वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं से अकूत धन की व्यवस्था करके एक लंबी चौड़ी व्यवस्था को ये बना लेते हैं और उसके बाद सस्ते में झूठा प्रचार करते हैं, क्योंकि जनता झूठे प्रचार से दिग्भ्रमित होती है। और फिर ऐसे लोग प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो चमत्कारों का बखान करते हैं, नाना प्रकार के उनके झूठे चमत्कार बोलने प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे मार्केटिंग करते 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 ये एक धर्म गुरु का रूप ले लेते हैं। पहले तो इनका धर्म गुरु का रूप नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 इनके चारों तरफ एक ऐसे आभा मंडल का निर्माण किया जाता है कि इनके आभा मंडल के अंदर प्रवेश करते ही सारी बीमारियां, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भाई, यदि दुख दर्द दूर हो जाएंगे तो भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। लोग भी तो इनके झांसे में आ रहे हैं, दुख तो इस चीज का है। लोग तो आपके खटाखट और फटाफट के चक्कर में भी आ जाते हैं, क्योंकि लोग सस्ता और सुलभ और बिल्कुल मुफ्त वाली चीज चाहते हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा सनातन धर्म पर है, लोगों का विश्वास सनातन धर्म पर है। तो सनातन धर्म के ऊपर विश्वास करके ये सनातन धर्म का व्याख्यान तो नहीं करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की श्रद्धा का ये शोषण करते हैं, सनातन धर्म के विश्वास का ये खंडन करते हैं और फिर अपने को नाना प्रकार के नकली नामों से प्रचारित कर देते हैं। जैसे इस सूरजपाल का नाम आप देख रहे हैं, ये सूरजपाल न कोई बाबा है, न कोई धार्मिक व्यक्ति है, न कोई इसका अध्ययन है, न इसके पास कोई तप है। दुख तो तब हुआ, दुख तो तब हुआ जब इसका नाम भोले बाबा है। भाई गजब है, भोले बाबा। भोले बाबा भी नाम नहीं है इसका, नहीं, उसी नाम से जाना जाता है। असली नाम है ये साकार, उसी नाम से वहां जाना जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी अपने को जो व्यक्ति बतला रहा। जिस तरीके से कपिश भाई ने कहा कि डीएमएसपी का नाम होना चाहिए एफआईआर में, उसके बारे में महेश मिश्रा जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे चर्चा की ओर रुख करते हैं। महेश कुमार मिश्रा जी आपके पास आ रहे हो, समझना ये चाहेंगे, जैसा भी आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी से हैं, उनका ये कहना था कि डीएमएसपी का नाम होना चाहिए, बाबा का तो नाम ही नहीं होना चाहिए एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पे। नहीं है जी, यदि ऐसा होने लगेगा तो फिर तो शायद ही कोई डीएम और एसपी बचेगा, प्रदेश का नहीं देश का। ये कोई आयोजक समिति जो गई है परमिशन लेने के लिए और जिन्होंने परीक्षण निर्माण किए, जिन्होंने कहा कि 80,000 आदमी हमारा इकट्ठा होगा और हम इसके आयोजन करता है और सारे इंतजाम हमारे होंगे वहां पर सारे, और उनका इंतजाम थे वहां पर। पंडाल ये कोई सरकार ने नहीं लगाया था, ये सरकार ने नहीं लगाया था। जो डीएम और एसपी को आप डीएम और एसपी की जिम्मेवारी जहां तक है वो ये है कि व्यवस्था में जो जिस तरीके से उनको आयोजन समिति से पैसा वसूलना चाहिए था, क्योंकि आयोजन समिति से पैसा लेना चाहिए था उनको, क्योंकि उन खर्चों में ये साफ लिखा हुआ है कि आप उनसे पैसा लेंगे
और तब आप उनको सुविधा मुहैया कराएंगे, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी नगर निगम की सब, क्योंकि सफाई व्यवस्था भी तो जरूरी है। वहां 80 आदमी इकट्ठा हो रहा है, शौचालय की व्यवस्था नहीं चाहिए, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था नहीं चाहिए, वहां पर सारी व्यवस्था चाहिए सब तरह की। तो ये कह देना कि डीएमएसपी खिलाफ है, ये तो पराकाष्ठा है, बताओ। और बाबा का नाम ना हो, ये और ऊंची पराकाष्ठा है। बाबा का नाम क्यों नहीं होना चाहिए एफआईआर में? अच्छा, बाबा का नाम तो आ जाएगा। देखिए मैं आपको आज और नहीं कल बाबा इस घेरे में लपेटे में आएंगे, तय जान लीजिए आप। एफआईआर में नाम होना ना होना कोई ऐसा नहीं है कि बाबा को क्लीन चिट मिल गई पुलिस की। बिल्कुल, जांच हो रही है, आयोजककर्ता कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कई गिरफ्तार होने बाकी हैं। और आप ये जान लीजिएगा कि बाबा कल या परसों 3 दिन 4 दिन बाद बाबा भी गिरफ्तार होंगे और बाबा भी जेल जाएंगे, तय है, बिल्कुल तय है। ठीक है। और ये कह देना कि साहब बाबा के खिलाफ देखिए एफआईआर में नाम ना होना, कभी कभी तो अज्ञात में एफआईआर होती है और जब इन्वेस्टिगेशन होता है, साक्ष्य संकलन होता है, उसके बाद नाम आ जाते हैं और उनको जेल में दिया जाता है, सजा दी जाती है। लेकिन ये कहना कि साहब डीएमएसपी का होना चाहिए, डीएमएसपी को हम लापरवाह मान सकते हैं, डीएमएसपी को व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम लापरवाही मान सकते हैं कि उनको प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनसे लेना आयोजक वालों से। मैं ऐसा है, ठीक है। कपीश भाई बोलिए। आ रहा हूं सर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। वहां 50,000 आदमियों का इंतजाम था, 50,000 आदमियों का, उनके पास खाने पीने ठहरने का सारे का इंतजाम था इज्तिमा में। लेकिन वहां 3 लाख आदमी आ गया, 3 लाख, हमारे हाथ पैर फूल गए और वहां सारी व्यवस्था उनकी बिल्कुल ध्वस्त हो गई, सारी व्यवस्था। नतीजा हुआ मुझे गवर्नमेंट से 4 स्पेशल ट्रेन मांगनी पड़ी, मुझे 2,500 बस मांगनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट से, और दूसरे दिन 2,500 बस मिली, 4 स्पेशल ट्रेन मिली ताकि डिस्पर्सल उनका आराम से हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, और उनका बड़ा शांतिपूर्ण डिस्पर्सल हुआ। तो ये ठीक है सर, व्यवस्था लापरवाही हो सकती है लेकिन जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अब आपके पास कपीश भाई बोलिए जल्दी से। क्योंकि ये प्रशासन के रिटायर्ड पारिवारिक मामला है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन की होती है, और वो भी जब आप परमिशन दे रहे हो, हवा में चले आ रहे थे क्या लोग उड़ करके, या पहली बार ये आयोजन हो रहा था? आप तो इतना हल्के में छोड़ रहे हैं, 120 आदमी मरे हैं, आसान नहीं है। और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बाबा को अभियुक्त नहीं बनाना चाहिए, मैंने ये कहा कि मुख्य अभियुक्त इनको बनाना चाहिए। मैंने कब कहा कि बाबा को अभियुक्त नहीं बनाना चाहिए? बनाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये तो आरोप, जब आप आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे तब ना बताएंगे कि कौन कौन से आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। और मैं दूसरी चीज भी आपको एक बात कह दूं कि आज कल किसी को भी ये पहचान करना कि कौन से बाबा कितने अच्छे हैं, कितनी धर्म की जानकारी है, कितने जेन्युइन है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए, ये भी तो बात है ना बड़ी। मान लीजिए कोई कृषि विश्वविद्यालय से अगर ये डिग्री मिल रही होती तो आप सत्यापन करा लेते कि भाई हाँ इन्होंने वो पास किया या नहीं किया है, वरना एक दूसरे से आप कहते रहिए। ऐसे चमत्कार को प्रणाम सभी लोग करते हैं, ये भारत है। और हमने ये देखा कि जो चमत्कारी बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं वहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, और जब वहां कोई हादसा हो जाता है तो वो सारे कल्प्रिट हो जाते हैं। और अगर हत्यारा नहीं होता है व्यक्ति, उसमें हादसा नहीं होता है, तब मीडिया कवरेज से लेकर के सारा कवरेज और साझा और गई नहीं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री। आपने अभी कुछ देर पहले वकील होने के नाते कुछ बात कही थी और अब दूसरी बात निकलवाते हैं। कपीश भाई, अभी तो कुछ आप वकील होने के नाते बता रहे थे, अचानक से आप कह रहे हैं चमत्कारी बाबा, उन्हें समझा के एक भाषण से पता चल जाता है कि कौन क्या सच्चा है कौन गलत है। कोई हरी आप भी जानते होंगे सर, हरी चटनी और लाल चटनी खिला करके लाल कपड़े और सफेद कपड़े से कोई इलाज कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आप भी जानते होंगे कपीश भाई। अभिषेक भाई मुझे एक बात बताइए, प्रयागराज में गिरी जी की हत्या हुई थी, क्यों हुई थी? वो क्या बाबा नहीं थे? और मैं तीसरी चीज आपको कह दूं, राजनीति में भी एक बाबा है जिन्होंने बताया था कि वो बायोलॉजिकल पुरुष नहीं है, और उनसे एक सांसद जो अभी हाल में हुए हैं वो बताया था कि भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। तो 419 भी पढ़कर महेश वर्मा जी बोलना चाह रहे थे, महेश जी बोलिए। बंद कर दो उनकी भी। ठीक है कपीश भाई, हमारी जो सपा के प्रतिनिधि है या राम गोपाल यादव हैं या अखिलेश यादव हैं,
इसलिए उस बाबा का नाम ले रहे हैं। यहाँ जो पैनल पे आप भी इनसे बार बार सवाल कर रहे हैं, ये अरे भाई आसाराम जी का नाम भी तो आप ले गिरफ्तार रहे करने की बात हैं, कर रहे हैं। मैं आपको बीच में नहीं बोला। आप वकील हैं, आप एक सभ्य हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अच्छा नहीं लगता है कि बीच बहस में आप कूदे और बीच बहस में बिना मतलब के आप बातचीत करें, और वो भी एक संवेदनशील मामला में। कपिश भाई एक एक करके ऐसे नहीं बोल लीजिए, सुन भूमिका को लेकर अपनी भूमिका को। अरे कपिश भाई फिर भी उस आसाराम के लिए आसाराम जी का प्रयोग तो आप ही कर रहे हैं। वो आसाराम क्या जी के लायक है? गजब। आसाराम जी अभी आपने कहा था, बैक करके सुन लीजिएगा। आज यही अब रुक जाइए, महेश जी को बोल लेने दीजिए। कपिश भाई महेश जी को बोल लेने दीजिए। आपने जो मुद्दा उठाया, कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई प्लीज देखिए, प्लीज कपिश भाई, आज ठीक है कपिश भाई, ये एक अपराधी को संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे कपिश भाई अब सुन तो लीजिए, वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे कपिश भाई सुन तो लीजिए, इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेवार है। प्लीज सुन लीजिए। अपने आप को भगवान कह रहा है, उसको गिरफ्तार करो। नहीं सुन लीजिए। और डीएम और जिलाधिकारी एसडीएम को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। अफसर ने कोई बात कही आगे, और राम गोपाल गिरफ्तारी की बात नहीं करी। उनके कहने से कोई गिरफ्तार नहीं होता है, इनके कहने से कानून नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक है। अब रुकिए आप दोनों। अब आचार्य शिव योगी जी, कपिश भाई ऐसे नहीं, ऐसे में दिक्कत हो जाती है, प्लीज। कपिश जी ठीक है, पढ़े लिखे हो आप, कम से कम इतना शांति के साथ धैर्य के साथ सुना करो। इसीलिए तो बता रहा हूं। कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई देखिए, ठीक है चलिए, इसको अब आसाराम जी से आसाराम पे आए, ठीक है चलिए, कम से कम ठीक है, वहां तक तो आ गए। अब आप रुक जाइए, महेश जी और कपिश जी रुकिए। अब शिव योगी जी आपके पास आ रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज क्या? और आज 123 लोग जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? शिव योगी जी नहीं, क्या ऐसा है भैया, ठीक है महेश जी, आप दोनों सनातन धर्मी हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाए करीब, क्योंकि ये बहुत ही दुखद समाचार है और दुखद घटना है। इसलिए इसका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि इसके लिए एक लड़ाइयां या आपस में राजनीति का अखाड़ा हम बना देवें। अरे धर्मगुरु जी, आपके आने से पहले यही बात मैंने कही। इसको हम राजनीति का अखाड़ा न बनाए भैया, यही बात मैंने कही। हम एक समाधान निकालें कि जो लोग चले गए हैं या जिन लोगों के साथ दुर्घटना हो गई है, अब उनके घर का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा, उनके समाज का क्या होगा, योगी जी इसका इलाज क्या है? कैसे इलाज कैसे होगा? उनके परिवार का क्या होगा? क्योंकि कोई ना कोई व्यवस्था तो आपको देनी पड़ेगी। और जो अपूर्ण संपत्तियों से धर्म ने इकट्ठा किया है, उन सारी संपत्तियों का बंटवारा उस परिवारों में होना चाहिए। उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या समझ में आएगा आपके दर्शकों को? नहीं, महेश वर्मा जी, शिव योगी जी ने एक अच्छी बात कही कि जो ये बाबा है, बुलडोजर का इंतजार है, बुलडोजर चले और संपत्ति जिस तरीके से अर्जित की गई है जांच करके, और सारी संपत्ति 123 लोगों के परिवारों में बांटिए। जो जितने लोग गुजरे हैं उनके परिवार अरे कपिश भाई ऐसे करते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कपिश भाई प्लीज, कोई भी पार्टी उसका संरक्षण करती है तो उसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं, लेकिन जल्दी से अब महेश वर्मा जी, जल्दी से बुलडोजर कब चलेगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने सबसे पहले कोई कार्रवाई करी गिरफ्तारी से पहले, तो उस आश्रम को जब्त किया, उसको अटैच किया, जो वो वहां 100 एकड़ का जो वो महल नुमा जो चला रहा महेश जी, एटा में मैनपुरी में सभी जगह तो उसके आश्रम है, वहां भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, आसाराम पर किसने कार्रवाई करी? रामपाल पर सर वो हो चुका है, वहां क्यों जा रहे हैं? किसने करी? महेश वर्मा जी यहाँ आ जाइए ना, वो हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारी सोच को, चलिए ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।